हेलो एवरीवन, ये वीडियो हमारा क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट वीडियो है। और बच्चे, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि लास्ट के दो टॉपिक बचे हुए हैं, वो हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। तो बच्चे, कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, चलिए हम लोग एकदम डिटेल से एकदम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आपने देखा हुआ है कि मैंने इस पूरे चैप्टर के एक एक टॉपिक को किस तरह से एकदम मस्त अंदाज में समझाया हुआ है, एक एक सेपरेट लेक्चर्स में समझाया हुआ है। उसी तरह हम लोग आज के इस लेक्चर में कोरोजन और रेंसिडिटी को एकदम मस्त अंदाज में समझते हैं। तो बच्चे, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल द नॉलेज आइलैंड में। बच्चों, हम लोग अपने घरों में अक्सर देख रहे होते हैं जो आयरन प्रोडक्ट्स होते हैं ना, यानी लोहे के जो सब्सटेंसेस होते हैं, उसे आप लंबे समय के लिए बाहर में छोड़ दीजिए, खुले जगहों में छोड़ दीजिए, तो उसमें अक्सर ब्राउन कलर का कोटिंग आ जाता है। यानी लोहे को यदि कुछ समय तक खुले जगह में रख दिया जाए तो उसमें जंग लग जाता है। हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं बच्चे, उसमें जंग लग जाता है। आपने कभी सोचा ये जंग आखिर लगता है कैसे, वो ब्राउन कोटिंग आता कैसे है? चलिए, ये तो हो गई आयरन की बात। मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं। अक्सर हम लोग की मम्मी लोग जो ज्वेलरीज पहन रही होती है, अगर वो सिल्वर ज्वेलरी हो या फिर गोल्डन ज्वेलरी हो, तो वो भी कुछ समय के बाद उसमें भी ब्लैक कलर का कोट आ जाता है। अक्सर सिल्वर ज्वेलरीज में वो चांदी के जो भी ऑर्नामेंट्स मम्मी लोग पहन रही होती हैं, उसमें ब्लैक कलर का कोट आ जाता है। नोटिस तो बिल्कुल किया होगा, क्योंकि मम्मी लोग अक्सर 1-2 साल के बाद उसको वॉश करने के लिए दे रही होती है, ताकि उसमें फिर से वो चमक वापस आ जाए। तो उसमें भी ब्लैक कलर का कोट आ जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये दो चीजें मैंने बताया। एक और अपने तरफ से मैं बताता हूं कि कॉपर के सब्सटेंसेस में भी, कॉपर की चीजें भी समय के साथ साथ कुछ समय के बाद 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह के समय तक अगर उसे खुले जगह में छोड़ दिया जाता है तो उसमें भी एक लेयर आ जाता है, जो कि थोड़े ग्रीन कलर का लेयर होता है। अब बात करते हैं कि ये लेयर्स आखिर आते क्या हैं। क्या ये कोई डस्ट है जो कि उसमें जम जाता है, और डस्ट की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कलर खराब हो जाता है, फिर से उसे धो धा दिए तो फिर ठीक हो गया? बच्चे, ऐसा नहीं है। उसके वो जो कलर्स चेंज हो रहे होते हैं ना, वो कोई डस्ट नहीं है। एक्चुअली उन मेटल्स के जो अपर लेयर होते हैं, वो लेयर धीरे धीरे समय के साथ ना खराब हो जाता है। अगर मैं लोहे की अभी बात करूं, तो लोहे को हम लोग अगर बहुत दिन तक खुले जगहों में छोड़ देते हैं, जहां पर उसे प्रॉपर वाटर मिल जाए, यानी कि वाटर वेपर मिल जाए, और साथ ही साथ यदि वहां पर उसे ऑक्सीजन मिल जाता है, तो वो बच्चे, वो आयरन का जो अपर लेयर होता है ना, अगर मैं इसे आयरन का एक रॉड मानूं, तो इसे अगर मैं बहुत समय तक खुले जगहों पर रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो आउटर लेयर है, इसका आउटर लेयर धीरे धीरे वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद ये लेयर धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। आउटर लेयर धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, और वो खराब होने के प्रोसेस को ही हम लोग कोरोजन कह रहे होते हैं। ये तो हो गई आयरन की बात। उसी तरह से सिल्वर के साथ भी हो रहा होता है। जो मम्मी लोग सिल्वर ज्वेलरीज पहन रही होती हैं, वो बहुत समय तक रेगुलर पहने रहती हैं, तो फिर क्या हो रहा होता है, वो कंटिन्यूअसली उसमें मॉइस्चर आ रहा है, कंटिन्यूअसली वो एयर के साथ भी कांटेक्ट में आ रहा है, और ये होते होते कुछ समय के बाद उसका आउटर लेयर उसी तरह से खराब होने लग जाता है, यानी कोरोड होने लग जाता है आउटर लेयर। अब आउटर लेयर क्यों बच्चे? क्योंकि ऊपर में जो रहेगा सबसे पहले उसी को नुकसान होगा ना। जैसे कि हम ही लोग अगर कहीं गिरते हैं, हल्के फुल्के अगर हम लोग कहीं गिर रहे होते हैं, तो हम लोग का आउटर स्किन में स्क्रैचेज आते हैं, हमारे बोन्स को उतना जल्दी कुछ नहीं होता है। अब जोरदार अगर एक्सीडेंट करोगे फिर तो भैया, फिर तो पता नहीं क्या क्या टूट सकता है। लेकिन हल्के फुल्के यदि कहीं हम लोग गिर जाते हैं, हल्के फुल्के स्क्रैच आता है, तो हमारे स्किन में स्क्रैच आता है ना। तो उसी तरह से आयरन प्रोडक्ट्स, कॉपर प्रोडक्ट्स, यानी कि जितने भी मेटेलिक प्रोडक्ट्स हैं, मेटेलिक प्रोडक्ट जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, तो इसका आउटर लेयर जब रिएक्ट कर रहा होता है मॉइस्चर और एयर से, तो वो लेयर को धीरे धीरे खराब कर देता है, और इसी खराब होने को ही हम लोग कोरोजन कह रहे होते हैं। ठीक है बच्चे, हम लोग के माइंड में क्या होता है ना, बहुत लोग सीधा पूछते हैं व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन इज रस्टिंग। रस्टिंग क्या है? तो कोरोजन है। अरे बच्चे, रस्टिंग और कोरोजन दोनों एक जैसे लगते जरूर हैं, बट रस्टिंग एक तरह का कोरोजन है।
रस्टिंग कोरोजन है कहना सही है, लेकिन अगर सिर्फ रस्टिंग को आप कोरोजन कहेंगे तो वो काफी नहीं है। बहुत लोग मतलब रस्टिंग मतलब कोरोजन, कोरोजन मतलब रस्टिंग, नहीं। कोरोजन कोई भी मेटल का लेयर खराब होने का प्रोसेस है, लेकिन रस्टिंग एक खास मेटल के खराब होने को हम लोग कह रहे होते हैं। जब आयरन प्रोडक्ट्स वो रिएक्ट करके उसका लेयर खराब होने लग जाएगा, वो हम लोग कह रहे होते हैं रस्टिंग। लेकिन सबको रस्टिंग नहीं करेंगे। अगर हम लोग बोले कि सिल्वर प्रोडक्ट अगर खराब हो रहे हैं तो क्या उसे रस्टिंग कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अब मेरा कॉपर का प्रोडक्ट खराब हो रहा है तो उसे रस्टिंग कहेंगे? बिल्कुल नहीं। रस्टिंग सिर्फ और सिर्फ आयरन प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो मेरे ख्याल से रस्टिंग आपको समझ में आया होगा कि रस्टिंग क्या होता है और कोरोजन क्या होता है, क्या प्रॉपर डिफरेंस है कोरोजन और रस्टिंग में। अब कोरोड यदि हो जाता है कोई भी मटेरियल, तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि उसका जो लेयर है धीरे धीरे वो डिटेरियोरेट हो रहा होता है, यानी कि धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है, धीरे धीरे वहां से अलग हो जाएगा। अब इसका लेयर अगर खराब होगा तो ऑब्वियसली लेयर धीरे धीरे वहां उसका साथ छोड़ने लग जाएगा, और लेयर अगर धीरे धीरे साथ छोड़ने लगेगा तो ये क्या होता जाएगा? धीरे धीरे पतला होते जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू खत्म, वैल्यू कम। हम लोग दुकान में सामान लेने जाते हैं ना, तो अगर लोहे की चीज को ले रहे होते हैं तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि कहीं उसमें जंग तो नहीं लगा है, कहीं वो रस्टिंग तो उसमें नहीं आ गया, रस्ट तो नहीं आ गया है। और अगर रस्ट आया रहता है तो वो सब सामान हम लोग कभी नहीं लेते हैं। हम लोग घर वर बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं, सरिया जो लेने जाते हैं तो सरिये में सबसे ज्यादा चेक कर रहे होते हैं कि क्या भाई रस्ट तो नहीं है उसमें। ये ध्यान में हमेशा रखा जाता है, उस छड़ में रस्ट तो नहीं है, वो रस्ट फ्री होना चाहिए। आजकल बहुत सारे सरिया ऐसे आए हुए हैं जो कंप्लीटली रस्ट फ्री हैं। ठीक है बच्चे, तो कोरोजन कह रहे होते हैं कोई भी मेटल जब एयर के कांटेक्ट में आता है, जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो वो मेटल धीरे धीरे डिटेरियोरेट होने लगते हैं, धीरे धीरे डिग्रेड होने लगते हैं, उसका सरफेस धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कह रहे होते हैं कोरोजन। अब यहां पर मैं 3 एग्जाम्पल जो अभी दिया था, उन तीनों एग्जाम्पल्स के रिएक्शंस को मैंने लिखा है, और रिएक्शंस को मैं बताता हूं कि आखिर वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा होता है, रिएक्शन के बाद क्या क्या चीजें बन रही होती हैं। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले तो कोरोजन का आप डेफिनेशन देख लीजिए जो मैंने लिखा है। कोरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन। अभी मैंने बोला ना, डिटेरियोरेशन मतलब वो सब्सटेंस का धीरे धीरे खराब होना, उसका वैल्यू कम होना, यानी कि वो चीज अब उतना यूजफुल नहीं रहेगा। अगर आयरन जो नॉर्मल जो आयरन का छड़ होता है वो जितना अच्छा होता है, जितना स्ट्रांग होता है, यदि उसमें रस्ट आ गया तो डेफिनेटली कहेंगे कि उसका लेयर खराब हो गया। अगर उसका एक भी लेयर खराब हो गया तो वो आयरन क्या उतना स्ट्रांग रहेगा बच्चे? कभी भी उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो कहेंगे कि वो वीक हो गया, वो क्या हो गया बच्चे? डिटेरियोरेट हो गया। तो ये डिटेरियोरेशन का जो प्रोसेस होता है, कोरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन होता है तो ये प्रोसेस हो रहा होता है बच्चे? रिएक्शन होता है एयर के साथ या फिर वाटर के साथ। और ये एयर या वाटर कहां मिलता है हमें? ऑब्वियसली ये हमें तो कोई जरूरत है नहीं, और ऐसे हमें कैसे नहीं जरूरत है, हमें तो अपने लाइफस्टाइल के लिए जरूरत है ही, हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए तो एयर वाटर सबकी जरूरत है, लेकिन हमारे लिए ये अच्छा चीज है, लेकिन मेटल्स के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मेटल्स को अगर रेगुलर ये चीजें मिलने लगेंगी तो वो मेटल धीरे धीरे कोरोड होने लग जाएगा, और ये प्रोसेस कहलाएगा कोरोजन। क्योंकि ये एयर वाटर कहां मिलेगा हमें? इन्वायरमेंट में, आसपास में। तो ये प्रोसेस हो गया अपना कोरोजन। कोरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विथ एयर और वाटर दैट इज प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट सराउंडिंग इट। तो ये हुआ अपना कोरोजन। ठीक है बच्चे, मेरे ख्याल से कोरोजन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग इसके रिएक्शंस को देख लेते हैं कि कोरोजन के कुछ कुछ खास जो मेटल अभी मैंने डिस्कस किया, आयरन हो गए, सिल्वर हो गए और कॉपर, ये 3 मेटल के हम लोग रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं ये तीनों मेटल के रिएक्शन को। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी मेटल्स कोरोड नहीं होंगे, लगभग सारे के सारे मेटल कोरोड होंगे, लेकिन जो लेस रिएक्टिव होंगे, जो एकदम रिएक्शन नहीं करेंगे, उसके कोरोड होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन कोरोड होंगे जरूर, टाइम लेगा लेकिन कोरोड तो हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहां देखिए सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं आयरन का। तो जैसे अभी मैंने बताया कि आयरन कोरोड अगर होगा तो वो क्या बनाएगा? रस्ट बनाएगा। कोरोजन एक प्रोसेस है, रस्ट एक सब्सटेंस है, समझिएगा। कोरोजन एक प्रोसेस है, उसी का दूसरा नाम हम लोग रस्टिंग बोलते हैं इन केस ऑफ आयरन। कोरोजन
ऑल ओवर मेटल्स के खराब होने का प्रोसेस, और रस्टिंग सिर्फ आयरन के खराब होने का प्रोसेस। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आया होगा। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगर कभी भी बोलेंगे कि हाँ भाई आयरन अगर कोरोड हो रहा है तो क्या हम लोग इसको सिर्फ कोरोजन कहेंगे? कोरोजन तो बिल्कुल कहेंगे, लेकिन क्या इसके लिए कुछ अलग नाम है? बिल्कुल इसके लिए अलग नाम है, दैट इज रस्टिंग, है ना। और वो जो प्रोडक्ट बन रहा होता है, वो जो रस्ट हम लोग देख रहे होते हैं जिसको जंग कहते हैं, वो एक अलग प्रोडक्ट ही है। अब वो आयरन नहीं रहा, अब वो Fe नहीं रहा, वो एक अलग सब्सटेंस बन गया। जैसे देखिए यहां पर, जैसे ही ये आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, अब ये वाटर के आगे ना मैंने ये 2x लिखा है, एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिएक्ट कर रहा होता है। 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर, जब ये चीजें आपस में मिल रही होती हैं, जब ये रिएक्ट कर रहे होते हैं, ये 2x क्या है, ये x क्या है, मैं अभी थोड़ी देर में समझा रहा हूं, वेट कीजिए। अभी मैंने क्या बोला, जब 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपस में मिल रहे होते हैं, तो यहां पर एक रिएक्शन फॉर्म होता है। अब एक बात और, ये रिएक्शन इंस्टेंट रिएक्शन नहीं है, ये तुरंत से होने वाले रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शंस होने में थोड़े टाइम लगते हैं, इन रिएक्शंस को होने में थोड़े समय लगते हैं, ठीक है। तो ये जब बहुत लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है, आयरन प्रोडक्ट अगर आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने आप छोड़ देंगे, तब आप देखेंगे कि उसमें रस्ट आ गया होगा, ठीक है बच्चे। तो देखिए, जैसे ही ये तीनों सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं और लंबे समय तक एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके गप्पे सप्पे कर रहे होते हैं बहुत लंबे समय तक, 2-3 महीने तक, ये जब तीनों भाई भाई आयरन हो गए, ऑक्सीजन हो गए और वाटर हो गए, ये सब मिलजुल के भाई हाँ ठीक है मिलते हैं, गपशप करते हैं, बड़े लंबे समय तक गपशप चल रहा होता है। लेकिन इन गपशप के दौरान में ये भोले भाले आयरन को बेचारा पता नहीं है कि ये ऑक्सीजन और वाटर उसके पास कर क्या रहा है, इसे उस समय पता नहीं होता है। और इसे सबसे ज़्यादा धोखा मिलता है इन्हीं दोनों से, क्योंकि ये लंबे समय तक उसके साथ है, उसके साथ बैठा है, गपशप कर रहा है, इसे पता नहीं कि ये दोनों मिलके उसको धीरे धीरे खोखला करते हैं, उसे खोखला कर दे रहा है, इसे पता नहीं। और बाद में जब कुछ समय के बाद देखता है, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, आयरन के पास जो मजबूती था, आयरन सोच रहा है यार ये क्या कर दिया, ये तो मेरे ऊपर ही घाव कर दिया, ये इन दोनों ने मिलके बड़े लंबे समय के साथ मेरे साथ तो बना हुआ था यार, लेकिन बाद में इन्होंने तो मेरे ऊपर घाव कर दिया। कर देता है ना, बिल्कुल, और बिल्कुल कर देता है। और जब एक बार ये रस्ट आने शुरू हो गया और उसके बाद तो वो बस खराब हो गया, समझ लीजिए। अब इकोनॉमिकली तो वो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गया, यानी कि जो छड़ की कीमत, जो सरिया की कीमत अगर 2000 रुपये रही होगी, वो अगर रस्ट आ गया तो फिर वो प्राइसलेस, यानी कि कोई नहीं खरीदने वाला, वो बेकार हो गया। अब तो बच्चे यहां पर जो रिएक्शन हो रहा था, ये चीजें जब मिल रहे थे तो यहां मिल रहा था हमें Fe2O3 और साथ ही साथ H2O किस फॉर्म में बच्चे, क्रिस्टल फॉर्म में, इनटू H2O का मतलब इस आयरन ऑक्साइड में बिल्कुल वाटर है प्रेजेंट। यहां पर ये आयरन ऑक्साइड में ये वाटर प्रेजेंट है, लेकिन वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है। यानी कि ये अगर इसमें हीट दिया गया तो ये वाटर यहां से निकल सकता है। अब समझिएगा ये x यहां पर भी मैंने लिखा है क्यों, अभी मैंने बोला यहां भी x क्यों है, यहां भी x क्यों है, ये देखिए हमने अक्सर बहुत सारे फॉर्मूलाज में क्या देखा है बच्चे, इसके जगह पे कोई नंबर्स रहता था, राइट, आपने देखा है इसके जगह पे कोई नंबर रहता है, जैसे यहां पर 2 हो गया, हो सकता है यहाँ 3 4 5 6 रह सकता था। लेकिन हमें कैसे पता कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, चूंकि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल्स काउंटेड होंगे, यहां इनटू में ये काउंट किए जाएंगे इन मॉलिक्यूल्स को। तो ये डिपेंड करेगा बच्चे कि यहां उस सराउंडिंग में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। अगर उस सराउंडिंग में मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट है तो यहां पे आपको ज्यादा वाटर का मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। उस सराउंडिंग में अगर मॉइस्चर ज्यादा है, यानी कि वाटर अगर ज्यादा अमाउंट में है, तो यहां पर इस x के जगह पे ज्यादा वैल्यू मिलेगा, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा मतलब यहां पर भी x का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो यहां x का वैल्यू जितना होगा उस हिसाब से यहां पर भी x का वैल्यू होगा, ठीक है बच्चे। तो ये x क्या है समझ में आए, x है वाटर मॉलिक्यूल का नंबर्स, और ये डिपेंड कर रहा होगा कि सराउंडिंग में कितना मॉइस्चर है, कोई आयरन पार्टिकल रखा हुआ है उसके आसपास में कितने मॉइस्चर प्रेजेंट हैं, उस हिसाब से इसका जो रस्ट होगा उसमें भी वाटर का
अमाउंट उसी हिसाब से वो डिसाइड हो रहा होगा। ठीक है बच्चे, तो ये जो फॉर्मूला आप यहां देख रहे हैं ये फॉर्मूला है अपना रस्ट का, ये फॉर्मूला Fe2O3 इंटू XH2O। और ये लेयर कैसा होता है, ये रस्ट किस कलर का होता है बच्चे, ये ब्राउन कलर का लेयर होता है जो कि धीरे 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 पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ये रस्ट इसमें अगर आ गया तो ये रस्ट धीरे 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 यहां से ये अलग होने लग जाएगा और धीरे धीरे वो पाउडर होने लग जाएगा। अब आप बोलो कि क्या वो आयरन का है प्रोडक्ट, बिल्कुल वो आयरन का ही प्रोडक्ट है, लेकिन वो बेकार हो गया, बिल्कुल पाउडरी प्रोडक्ट हो जाएगा, वो अब कोई काम का नहीं है। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया अपना रस्ट। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कोरोजन और रस्टिंग क्या चीजें हैं और रस्टिंग के ये रिएक्शन क्या दिखा रहे होते हैं और किस तरह से ये रिएक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगले रिएक्शन की ओर चलते हैं हम लोग। बच्चे अगला रिएक्शन है अपना ये सिल्वर का एजी मतलब सिल्वर। और एजी जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे ही सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे, तो जैसे ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये बना देगा सिल्वर सल्फाइड, और सिल्वर सल्फाइड के साथ ये हाइड्रोजन गैस। हालांकि यहां पर ये अगर ऑक्सीजन भी मैं लिख देता तो वो भी गलती नहीं था, यहां पर अगर O2 मैं अगर चाहता तो यहां लिख सकता था, और ये अगर O2 यहां ये करता तो ये H2O यहां पर फॉर्म कर रहा होता। O2 आप नहीं भी लिखाएंगे फिर भी ये रिएक्शन कंप्लीटेड है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है ऐसा भी रिएक्शन, Ag प्लस H2S प्लस O2 फॉर्म्स Ag2S प्लस H2O। अगर ये नहीं भी रहेगा, यहां पर O2 नहीं रहेगा तो यहां पर O नहीं रहेगा, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा 2Ag प्लस H2S फॉर्म्स Ag2S प्लस H2। ठीक है बच्चे, तो जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो ये भी प्रोसेस बच्चे, ये एक्चुअली ये कोरोजन प्रोसेस ही है, बड़ा स्लो प्रोसेस है। इंस्टेंट रिएक्शन यहां कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, इसमें टाइम लगता है। और ये भी जैसे ही लंबे समय तक रहेगा, आपने देखा होगा कि मम्मी लोग ज्वेलरी पहन रही है 6 महीने साल भर के बाद या 2 साल के बाद, जैसे ही कोई फंक्शन आता है तो मम्मी लोग के पास काम बहुत सारे हो जाते हैं। शॉपिंग वॉपिंग के अलावा एक ये काम बढ़ा के रखा होता है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, क्योंकि जैसे ही शादी वादी आ गया, कोई फंक्शन आ गया, तो मम्मी लोग क्या बोलेगी, भाई हमने तो ज्वेलरी पहने हैं वो तो डार्क हो गए हैं, उसमें तो ब्लैक लेयर आ गया है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे वॉश करवा के लाइए, और फिर वो लेके जाएंगे आप गोल्ड स्मिथ के पास, वहां से वो वॉश करके देगा, उसको साफ सुथरा करके देगा। और अगर साफ होगा तो डेफिनेटली वो आउटर लेयर एक तो जाएगा जरूर, उसका आउटर लेयर जाएगा जरूर, यानी कि वो आपका ज्वेलरी जितना वैल्यूबल था उसका थोड़ा वैल्यू कम हो गया, क्योंकि उसके मेटल थोड़े से गायब हो गए। याद रखिएगा, इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उसे आप सर्फ वर्फ से धो लीजिए और वो साफ हो गया और वो आपका वैसे का वैसे मेटल नहीं, उसे आप वॉश करेंगे, अगर अच्छे से उसे अगर एकदम क्लीन करना चाहते हैं तो उसके मेटल्स कुछ तो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो कॉरोड हो चुके हैं, और वो कॉरोड हो चुके हैं तो इसे आप उस ब्लैक लेयर को हटाना चाहते हैं तो थोड़े अपर लेयर तो जाएंगे ही जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, याद रखिएगा ये बात। चलिए, तो ये रिएक्शन क्या था बच्चे, Ag प्लस H2S, जैसे ही सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको मिल जाता है सिल्वर सल्फाइड, जो कि एक ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। आपने बिल्कुल देखा होगा ब्लैक कलर की कोटिंग। अगर आपके घरों में बहुत पुराने सिक्के वगैरह मौजूद अगर होंगे, बहुत पुराने, आज से 100-150 साल पहले जो मुस्लिम शासक लोग हुआ करते थे, उन लोगों के पास सिल्वर के सिक्के होते थे, यानी वो लोग के टाइम में सिल्वर के सिक्के चल रहे होते थे। तो सिल्वर वगैरह के सिक्के अगर आज प्रेजेंट होंगे, आपने देखा होगा कि वो अक्सर ब्लैक हो गया होता है। अगर उतना दूर आप मत जाइए, आप अगर 90s के टाइम का ही आप सिक्का देखिएगा, पुराना जो सिक्का देखिएगा, वो धीरे धीरे ब्लैक कलर का कोट आ जाता है उसमें खुद। तो वो सिक्का भले ही ये सिल्वर का ना हो, लेकिन उसमें भी कोट आ जाता है, तो कहेंगे वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कोरोड हो रहा है। तो ये हो गया अपना दूसरा एग्जाम्पल। अब आते हैं बच्चे तीसरे एग्जाम्पल में। तो तीसरा एग्जाम्पल अपना कॉपर का। जब कॉपर को वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, और ये तीनों ही चीजें कहां से मिलेंगे, इसे हमारे सराउंडिंग से, हमारे एटमॉस्फेयर से। ये तीनों ही चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है प्रॉपर अमाउंट में, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जैसे ये तीनों चीजें कॉपर को मिलते हैं थोड़े लंबे समय तक के लिए, माइंड में हमेशा ये याद रखिएगा कि कोरोजन
इज अ स्लो प्रोसेस। तो ये मिलता है, तो यहां पर जो बनाता है बच्चे ठीक से देखिएगा, ये बनाता है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट के साथ एक बेसिक लेयर आता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड का। कॉपर कार्बोनेट के ऊपर में एक बेसिक यानी कि एसिडिक बेसिक आप पढ़ेंगे, ये अगले चैप्टर में आप अच्छे से पढ़ेंगे कि एसिडिक क्या होता है, बेसिक यानी एसिड बेस के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उस समय समझ में आए कि बेसिक चीजें क्या होती हैं। तो यहां पर ये कॉपर कार्बोनेट के साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक बेसिक लेयर आ गया होता है उसमें। ठीक है बच्चे, तो ये भी, और ये कलर कैसा होता है इसका कलर होता है ग्रीन, यानी कि ग्रीन लेयर एक आ गया होता है। वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा होगा कि उसमें फफूंद आ गया, वैसे टाइप से आपको फील हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअली वो फफूंद नहीं है, वो क्या है, वो खराब कर दिया, उस कॉपर के आउटर लेयर को खराब कर दिया। और सिर्फ आउटर लेयर नहीं, वो लंबे समय तक चलता रहेगा। तो आउटर लेयर खराब हुआ, उसके बाद उसके अंदर वाले लेयर खराब होंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर वाले लेयर खराब होंगे, और इस तरह होते होते वो तो पूरा का पूरा खराब कर देगा वो। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका कोरोजन। कोरोजन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि कोरोजन क्या होता है, और कोरोजन की वजह से किस तरह से ये 2-3 चीजों को मैंने एग्जांपल में दिया कि किस तरह से ये कोरोड हो रहे होते हैं और क्या क्या चीजें फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं कि क्या इस कोरोजन से बचने के कोई उपाय हैं? क्या इस कोरोजन से बचा जा सकता है? जो मेटल्स हमारे खराब हो रहे हैं, इनसे बचने का कोई तो उपाय होगा। किसी तरह से कोरोजन को रोक सकते हैं कि नहीं हम लोग, जो उसमें रस्ट आ रहे हैं, आयरन प्रोडक्ट को रस्ट आने से कैसे रोका जा सकता है? तो बच्चे इन सब को यानी कि इस प्रोसेस को रोकने के 3-4 उपाय हैं हमारे पास। अब वो उपाय क्या क्या है देखिए, वो उपाय सब है, सबसे पहला जो है जिससे आप कोई भी मेटल को कोरोड होने से रोक सकते हैं, वो उपाय है बच्चे, आप उसमें पेंट चढ़ा दीजिए। आप उसमें पेंट चढ़ा दीजिए। यानी कि आपने देखा होगा कि आयरन के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, यानी कि गेट हो गए, विंडोज हो गए, अगर उसमें आयरन के ग्रिल लगे हुए हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, उसमें कलर चढ़वाते हैं, पेंट चढ़वाते हैं। और पेंट चढ़ाने से क्या होता है बच्चे, पेंट चढ़ाने से होता है कि उस आयरन की चीजें एयर या मॉइस्चर के संपर्क से दूर हो जाती हैं। यानी कि ये आयरन क्या है, इसके ऊपर अगर पेंट चढ़ गया तो अब क्या ये आयरन वाटर से या फिर एयर से रिएक्ट कर पाएगा? रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर एक लेयर है और वो पेंट का लेयर अलग कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है, आयरन को मॉइस्चर और एयर से दूर कर रहा होता है। इसीलिए सबसे पहला जो प्रोसेस है बच्चे, पेंटिंग टू पेंट। जैसे आप आयरन प्रोडक्ट को पेंट कर देंगे तो वो आपका कुछ समय तक के लिए सेफ रह जाएगा, क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट टूट जाएगा ऑक्सीजन और वाटर से यानी मॉइस्चर से। तो सबसे पहला हो गया पेंटिंग। दूसरा आते हैं, दूसरा एक प्रोसेस होता है बच्चे गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन यानी यदि आप आयरन के प्रोडक्ट को चाहते हैं कि वो रस्ट ना हो, अगर इस आयरन के प्रोडक्ट को आप रस्टिंग से बचाना चाहते हैं तो आप उसमें क्या कीजिए, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कीजिए। अब ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है बच्चे, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है कि उसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाना, उसके ऊपर किसी और मेटल का लेयर चढ़ा देना को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। स्पेशली हम लोग गैल्वेनाइजेशन में उसमें जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं। अब जिंक के लेयर चढ़ाने से होता क्या है, समझिएगा बात को। अगर जैसे कि ये एक आयरन के, ये अपना एक रॉड है, आयरन रॉड है, तो आयरन रॉड तो अपना रिएक्ट करेगा ही करेगा, आयरन रॉड रस्ट बनाएगा ही बनाएगा अगर लंबे समय तक के लिए रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर जिंक का अगर मैं कोट चढ़ा दूं, जिंक का जैसे मैं कोट चढ़ा दूं बच्चे, तो एक बार फिर से कहेंगे कि वो आयरन का कांटेक्ट जिंक की वजह से एयर और मॉइस्चर से टूट गया ना, टूटा कि नहीं टूटा? बिल्कुल। ये आयरन अब यहां जो सराउंडिंग में प्रेजेंट वाटर और ऑक्सीजन था, वाटर और ऑक्सीजन था, इससे इस आयरन का कांटेक्ट टूट गया जस्ट बिकॉज ऑफ जिंक का लेयर, जो ऊपर में जिंक का लेयर आया है। अब यहां पर एक वजह तो ये हो गया, दूसरा वजह ये भी हो गया बच्चे कि ये जिंक और आयरन की अगर बात की जाए तो जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। आपको अच्छे से पता होगा, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे
तो वहां आपको मिलेगा, वहां आपको याद आ जाएगा कि जिंक रिएक्टिविटी के मामले में आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, और आयरन से यदि ज्यादा रिएक्टिव है तो कोई भी चीज आएगा तो पहले कौन किसके ऊपर हमला करेगा? ऑब्वियसली पहले जिंक के ऊपर हमला करेगा कि नहीं? और जिंक के ऊपर पहले हमला करेगा तो जिंक जब तक लड़ाई करता रहेगा इस वाटर से, ऑक्सीजन से, तब तक तो एटलीस्ट अंदर का जो आयरन है वो सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा? ऑब्वियसली तब तक वो सेफ रहेगा, क्योंकि जिंक का हमने लेयर चढ़ा दिया है। तो ये प्रोसेस हो गया गैल्वेनाइजेशन। अच्छा, एक और बात, इस तरह के जो कोटिंग हो, ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से जो हम लोग ऊपर से मेटेलिक कोट चढ़ाते हैं, जो जिंक का कोट चढ़ाते हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग सैक्रिफिशियल रिएक्शन भी कह रहे होते हैं, क्योंकि यहां पर सैक्रिफाइस हो रहा होता है। इसे हम लोग सैक्रिफिशियल रिएक्शन भी कह रहे होते हैं। और सैक्रिफिशियल रिएक्शन कहिए या फिर सैक्रिफिशियल मेथड कहिए, जिस मेथड से ये आयरन को हम लोग बचा रहे हैं। तो सैक्रिफिशियल मेथड क्यों भाई? क्योंकि यहां पर हम लोग इस जिंक का क्या करवा रहे हैं? जिंक को बोल रहे हैं भैया आयरन को यदि आपको बचाना है तो आपको सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा अपना। आप लड़िए, आप वाटर से लड़िए, आप ऑक्सीजन से लड़िए, फिर भी इस अंदर वाले आयरन को बचाइए। और जिंक करता है, ये बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे उसके ऊपर चढ़ा दिया गया है, तो उसके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो उसे हर हाल में क्या करना पड़ता है? इस आयरन को बचाना पड़ता है। ठीक है बच्चे, तो ये प्रोसेस हो गया गैल्वेनाइजेशन। तीसरा एक और प्रोसेस है एलॉइंग। अब एलॉइंग क्या होता है, ठीक से देखिएगा। एलॉइंग कहते हैं इस मेटल में कुछ और मेटल्स को मिला देना। अभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये गैल्वेनाइजेशन और एलॉइंग में कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप सोचेंगे कि सर अभी अभी तो ये गैल्वेनाइजेशन में कुछ ऐसा ही हुआ, इसमें भी तो जिंक का लेयर आपने चढ़ाया। तो देखिए समझे, मैंने क्या बोला? जिंक का उसमें लेयर चढ़ाया, ये लोहे का प्रोडक्ट यही था, इसके ऊपर जिस तरह पेंट चढ़ाते हैं उस तरह से इसमें मैंने जिंक का कोट चढ़ाया। लेकिन एलॉइंग में मैं क्या कह रहा हूं, ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाया ही है मैंने, आयरन लिया, आयरन के साथ साथ और भी दूसरे टाइप के मेटल्स मिला दिए और फिर ये प्रोडक्ट बनाया। अब इसके अंदर बोलेंगे सिर्फ आयरन नहीं है, अब इसके अंदर आयरन भी है और भी दूसरे टाइप के मेटल्स प्रेजेंट हैं। आप अक्सर देखते होंगे ना कि आपके घर के कुंडी वगैरह जो होते हैं वो क्या होता है? स्टेनलेस स्टील के होते हैं। मम्मी के किचन में जो बर्तन वगैरह होता है वो भी ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील के होते हैं, जो कि हम लोग अक्सर जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील में जंक नहीं लगता है कभी में, तो उसमें रस्ट नहीं आएगा। और रस्ट नहीं आने के लिए उसमें क्या किया गया है? उसे स्टेनलेस स्टील बनाया गया है। स्टेनलेस स्टील बनाने का मतलब अलॉइंग, यानी कि उसे अलॉय बना दिया गया है। अब वो प्योर लोहे का चीज़ नहीं है, अब वो प्योर टीन का चीज़ नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाया गया, उसमें क्रोमियम मिलाया है, निकेल मिलाया है, तब वो बना है स्टेनलेस स्टील। बहुत सारे टाइप्स के मेटल मिलाया गया है, तब जाके वो स्टेनलेस स्टील बना है। और वो जब स्टेनलेस स्टील बन गया तो फिर वो ये रस्टिंग वगैरह होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही ये वाटर और ऑक्सीजन आएंगे वहाँ रिएक्ट करने के लिए, तो ये बोलेंगे भाई अब रिएक्ट किससे करें, यहाँ तो ढेर सारे मेटल्स पड़े हैं, किससे रिएक्ट करें? हम आयरन से रिएक्ट करें कि दूसरे मेटल से रिएक्ट करें? ठीक है बच्चे, तो वो किसी से रिएक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं उस समय, उस केस में। और यही वजह है कि जब हम लोग जब अलॉइंग कर देते हैं मेटल्स का, तो वो क्या हो जाता है बच्चे? वो सुरक्षित हो जाता है अपना, उसमें कोरोजन नहीं हो रहा होता है। ठीक है, अब अगला प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जिससे हम लोग बचा सकते हैं अपने आयरन प्रोडक्ट को या फिर कोई भी मेटेलिक प्रोडक्ट को कोरोजन से, रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो 3 प्रोसेस तो मैंने बताया, पहला सबसे पहले पेंट, दूसरा गैल्वेनाइजेशन, तीसरा अलॉइंग, और फोर्थ जो पॉइंट है बच्चे वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग उसमें दूसरे और भी डिफरेंट टाइप्स के लेयर को चढ़ा सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मेटल के लेयर को चढ़ाते हैं, और उस तरह से उस मेटल को हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं सुरक्षित रखने का। तो ये स्पेशली ये 2-3 मेथड जो हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं इसको बचाने के लिए, यानी कि मेटल्स को करोड होने से बचाने के लिए, स्पेशली हमारे आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए, यानी कि किसी भी तरह के मेटल्स को हम लोग कोरोड होने से बचाने के लिए कुछ इस तरह के प्रोसेस को अपनाते हैं। ठीक है बच्चे, अब आते हैं इसका सेकंड टॉपिक, रेंसिडिटी।
तो आप सोच रहे हो कि रेंसिडिटी के लिए तो जगह ही नहीं बचा, क्या करना होगा, मुझे मिटा क्या करना पड़ेगा? कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज़ ही नहीं है। एक्चुअली बच्चे ये जो हम लोग दोनों ही प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना, ये कोरोजन और रेंसिडिटी, ये एक्चुअली और रेडॉक्स रिएक्शन का एक प्रोसेस है। रेडॉक्स रिएक्शन में आप डायरेक्टली इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आपके बुक में हो सकता है लिखा हुआ कि ये ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल है, ये भी एक ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। बच्चे ऑक्सीडेशन जहां होगा वहां रिडक्शन भी होगा, और जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा वो रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो यहां पर भी ये रेडॉक्स रिएक्शन ही हो रहा था, और रेडॉक्स रिएक्शन का ही ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कोरोजन और रेंसिडिटी भी। तो सेम कहानी यहां भी हो रहा होगा। यहां पर रेंसिडिटी कहते हैं जो फूड मटेरियल होते हैं ना, उसे लंबे समय तक के लिए जब रख दिया जाता है तो उसमें क्या आ जाता है, दुर्गंध आ जाता है, वो फूड मटेरियल खराब हो जाते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, सुबह के बनाए हुए खाना को अगर शाम तक रख दिया जाता है तो शाम में वो खराब हो जाता है, उसमें दुर्गंध आने लगता है, वो खाने के लायक नहीं रहता है। बच्चे वो एक्चुअली क्या हो गया, वो खाना रेंसिड हो गया। वो खाना क्या हो गया, रेंसिड हो गया। इसी की वजह से वो खाना अब खाने के लायक नहीं रहा, उससे दुर्गंध आने लग गई। अब ये तो हो गई भाई नॉर्मल बातें। अब यहाँ साइंस की लैंग्वेज में तो कुछ तो बोला जाए, साइंस के लैंग्वेज में कुछ तो बोलिए। ये तो नॉर्मल हमारी मम्मी भी सब जानती है। मम्मी भी कहती है बेटा सुबह का खाना मत खाओ, शाम में सुबह का खाना अगर शाम तक रह गया तो उसे मत खाओ क्योंकि वो खराब हो गया। तो ये फिर ये अलग से वर्ड क्यों, रेंसिडिटी वर्ड क्यों, आखिर यहाँ साइंस के लैंग्वेज में कुछ तो बोलिए। तो बच्चे साइंस के लैंग्वेज में ये है कि उस फूड में प्रेजेंट जो ऑयली सब्सटेंस थे, यानी कि जो ऑयल थे, यानी कि जो फैट थे, वो ऑक्सीडाइज करते हैं एयर के प्रेजेंट में। जैसे ही वो फैट ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो खराब होने लग जाते हैं। यानी कि उसमें क्या आ जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं। जैसे ही उस फूड में बैक्टीरियाज आए, यानी बैक्टीरिया आए कैसे भाई, उसको मॉइस्चर मिल गया, उसको ऑक्सीजन मिल गया, अब और क्या चाहिए। बैक्टीरिया क्यों ना आए भाई, बैक्टीरिया को खाना मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, वाटर मिल गया, अब बैक्टीरिया भर भर के आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, तो वो खाना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो कहेंगे साइंस के लैंग्वेज में वो खाना क्या हो गया, रेंसिड हो गया। और रेंसिड क्यों हो गया, क्योंकि वो फूड में प्रेजेंट ऑयली सब्सटेंस, जो भी ऑयल थे, फैट थे, वो ऑक्सीडाइज हो गए, वो ऑक्सीडाइज हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। तो यही चीज यहां पर लिखा है मैंने, द चेंज इन ऑडोर एंड फ्लेवर ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड्स बाय ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन की वजह से जब ऑयली या फैटी फूड धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका सुगंध खराब हो गया, यानी कि उसमें दुर्गंध आने लग गया, या फिर कहेंगे कि उसका फ्लेवर चेंज हो गया। जो स्वादिष्ट खाना सुबह सुबह मम्मी ने पकाया था वो खाना शाम तक रह गया, वही स्वादिष्ट खाना अब बिल्कुल मतलब दूर से ही इच्छा नहीं कर रहा है खाने का, वो गॉड गंदा स्मेल, फिर वो लोग खाते नहीं है ना, तो वो हो गया खाना रेंसिड। अब इस खाने को अगर सुरक्षित रखना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चे, कुछ समय के लिए सुरक्षित रह सकता है जब आप इसे फ्रिज में रख देंगे। यानी कि टेम्परेचर यदि आप कम कर देते हैं उस खाने का, यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को अगर आप घटा देते हैं, तो फिर बोलेंगे कि उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया को चाहिए प्रॉपर टेम्परेचर या थोड़ा सा मतलब मॉडरेट टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर मॉडरेट टेम्परेचर से भी अगर कम कर देंगे फिर बैक्टीरिया वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होंगे। इसीलिए मम्मी लोग अक्सर क्या करती है, फ्रिज में रख देती है। सुबह के पकाए खाने को फ्रिज में रख दी तो शाम में आप आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको खाने में। तो वो फूड क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए प्रिजर्व हो गया, है ना बच्चे। अब बहुत सारे ऐसे भी फूड हैं जिसको बहुत लंबे समय तक के लिए हमें रखना पड़ता है, जैसे चिप्स वगैरह जो आ रहा होता है, जो हम लोग चिप्स खाते हैं, लेज कुरकुरे ये सब जो खा रहे होते हैं, इसे हमें बहुत लंबे समय तक के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि दुकानदार उसे जब पैक कर रहा होता है उसके बाद ज़रूरी थोड़ी है कि आज पैक किया कल ही वो बिक जाना है, कल ही लोग उसे खा जाएंगे, ऐसा तो नहीं है बच्चे। कंपनी से हम लोग तक पहुंचने में उसे बहुत लंबा समय लगता है, कुछ समय तो दुकानदार के यहाँ भी लग जाता है, तो 2 3 4 6 महीने भी लग सकते हैं। तो इतना देर तक वो कैसे सेफ रहेगा, उसकी सेफ्टी की गारंटी क्या है बच्चे, तो उसकी सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी है उसे तो आप बाहर के ऑक्सीजन या मॉइस्चर से अलग रखिए, सेपरेट रखिए। यही वजह होता है कि उस पैकेट को अच्छे से पैक किया जाता है। कुछ कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह के पैकेट होते हैं जिससे पूरी तरह से एयर निकाल दिया जाता है, पूरा टाइटली पैक कर दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स को एकदम टाइटली पैक करके ही कंपनी से भेजा जाता है, ताकि उसमें जरा सा भी ऑक्सीजन का मात्रा ना हो, ताकि वो रिएक्ट नहीं करे और ताकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो और वो रेंसिड ना हो। लंबे समय के बाद भी लोग इसे खा सकते हैं।
तो अभी जो मैं बात कर रहा था वो चिप्स पैकेट की, चिप्स पैकेट में क्या होता है बच्चे, उस चिप्स को ऑक्सीजन के कांटेक्ट से हटा दिया जाता है। अब एक बात हम लोग बचपन में अक्सर शिकायत कर रहे होते हैं, जब भी चिप्स खरीदते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चे, चिप्स में इतना सा पार्ट में बस चिप्स होता है, बाकी जगह पर एयर भरा हो रहता है। हम लोग अक्सर शिकायत कर रहे होते हैं कि भाई ये तो गड़बड़ बात हो गई, इसमें तो एयर ही भरा है, चिप्स तो बस 2 रुपये का है, चिप्स का प्राइस तो 5 रुपये है, या चिप्स का प्राइस अगर 20 रुपये है तो चिप्स तो सिर्फ 5 रुपये का है, बाकी 15 रुपये का तो एयर भरा हुआ है। तो क्यों, उस समय हमें समझ में नहीं आता था, बट अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअली वो जो एयर डाला होता है वो कंपनी वाले ने ऑक्सीजन नहीं भरा रहता है, उसे नाइट्रोजन भर दिया जाता है उसमें, ताकि वो थोड़े प्रिजर्व रहे, कुछ समय के लिए वो खाना सुरक्षित रहे, वो रेंसिड ना हो। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तो नहीं ही होना है, बाकी वो अलग से एक प्रिजर्वेटिव डाल दिया जाता है नाइट्रोजन को, ताकि थोड़ी देर के लिए ज़्यादा सलामत रहे, कुछ देर के लिए वो खाना सुरक्षित रहे, कुछ दिन के लिए सुरक्षित रहे। लेकिन फिर अगर कुछ दिन हो गए उसके बाद तो वो नाइट्रोजन भी बोल देगा भैया अब ना हो पाएगा हमसे, हमें तो सुरक्षा का काम दिया गया था इस चिप्स को, लेकिन मेरा एक वैलिडिटी था, 4-6 महीना मेरा वैलिडिटी था, अब ये वैलिडिटी भी क्रॉस होने लग गया, अब मैं इसे सुरक्षित नहीं रह सकता। लेकिन अगर 6-8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, साल भर के बाद उस चिप्स के पैकेट को फाड़ोगे तो शायद उसमें आपको वो चिप्स खाने लायक नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो ये हो गए अपने रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रिजर्वेटिव्स डालिए, या तो आप प्रिजर्वेटिव्स डाल के उसे कुछ समय के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, या फिर उसे टाइटली पैक्ड कीजिए, या फिर उसको कम टेम्परेचर में रखिए ताकि कुछ समय के लिए वो प्रिजर्व हो सके। ठीक है बच्चे, तो ये था अपना रेंसिडिटी, और रेंसिड होने से कैसे बचाया जा सके, ये था अपना कोरोजन, और मैंने बताया कि कोरोजन होने से कैसे कैसे बचाया जा सके। और ये दोनों ही टॉपिक बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये आता ही आता है, 2-3 मार्क्स के अक्सर आ जाते हैं ये दोनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक। ठीक है बच्चे, तो ये सारे रिएक्शंस भी आपको समझ में आ गए अच्छे से, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई तरह का डाउट नहीं रहा होगा। और बच्चे अगर अभी भी किसी तरह का डाउट्स आपको लगता है कि है तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन पर लिख के बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उन डाउट्स को फिर से क्लियर करूं नेक्स्ट के वीडियोस में, क्योंकि कोरोजन अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोजन अभी तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा है ना, आपके क्लास 10 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में ये कोरोजन है, लेकिन अभी एक और चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें फिर हम लोग कोरोजन को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो कमेंट पे लिख के आप हमें जरूर बताइए कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं उस चैप्टर में फिर से कोरोजन जब बनाऊंगा तो और अच्छे से वीडियो को बनाऊंगा और ज्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चे, तो आज का वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लग गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो बच्चे आज का वीडियो यही एंड कर रहे हैं। आज के वीडियो में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।